जोहार नमस्कार। मैं इस वक्त बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में हूँ और हमारे साथ आसू पार्टी के एक कद्दावर नेता और आसू पार्टी के पद में थे, केंद्रीय महासचिव के पद में थे और आसू पार्टी से नाराज होकर आज जेल कैंप का वो दामन थामने जा रहे हैं 24 तारीख को। क्यों छोड़ना चाहते हैं आसू पार्टी, क्यों आसू पार्टी छोड़ दिए और जेल कैंप ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? बाकी झारखंड में बहुत सारे पार्टियाँ हैं, उनको छोड़ के जेल कैंप का दामन थामने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, आइए जानते हैं। विजय दा, जोहार। जोहार जोहार। आप झारखंड में इतनी सारी पार्टियां हैं, उनको छोड़कर आप जयराम महतो को आप साथ जा रहे हैं। देखिए, झारखंड प्रदेश में मैंने महसूस किया कि मेरी 25 साल की राजनीति में एक समय था, एक दौर था आसू पार्टी का, और उसी दौर में मैंने देखा कि कोई नेता इस राज्य को अगर बदल सकता है तो सुदेश जी बदल सकते हैं। लेकिन समय बढ़ते गया और पार्टी का जो व्यापक राजनीति था आसू पार्टी का, वो धीरे धीरे सिंक्रोनाइज होते गया, मैंने छोटा होते गया। और हमको लगने लगा कि जिस सोच के साथ मैं अपना राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया, मैं एमएससी हूँ मैथमेटिक्स में और रांची यूनिवर्सिटी। कैसे शुरुआत किया था, पहले वो भी बताइए, आपका राजनीति की शुरुआत कैसे हुआ था? जैसे मैं रांची कॉलेज हॉस्टल में रहता था और कहीं ना कहीं उससे पहले भी मैं 9 साल 10 साल का था, तो मैं देखता था लोगों को। और एक यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी जो देश में मंत्री भी हैं, राजनाथ सिंह जी, उनसे भी मैं प्रभावित हुआ था और सुदेश जी से भी प्रभावित हुआ था। और लगा कि झारखंड प्रदेश में हम जैसे युवा अगर आएंगे तो झारखंड राज्य जब अलग हुआ उसके बाद ही मैं राजनीति में आया हूँ। मैंने 2001-2 से मैं आसू पार्टी में आया और मैं चाहता था कि युवाओं को जोड़ के जो यहाँ के मसले हैं उसका समाधान कैसे हो, इसलिए होल टाइमर 25 साल लगातार नॉन स्टॉप मैंने राजनीति किया। फुल टाइम? पूरा फुल टाइम, मेरा पूरा जीवन समर्पित था झारखंड, झारखंडियत, झारखंड के लोगों, विस्थापन की लड़ाई, सबके लिए। तो ये सब करने के बाद पार्टी संगठन को भी मैंने मजबूत किया, आसू पार्टी को। अपने बड़कागांव विधानसभा रामगढ़ जिला में मैं 3 बार जिला अध्यक्ष रहा और संगठन को काफ़ी मजबूत किया, इसी सोच के साथ कि जो लोगों की जो चाहत है, जो लोग चाहते हैं झारखंड के लोग, जो झारखंड जिन कारणों से अलग हुआ, उन कारणों, उन मुद्दों के साथ उन मुद्दों को हमको पूरा करना है, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। बहरहाल नहीं हुआ। आसू पार्टी से मैंने बहुत कुछ सीखा भी राजनीति में, और अभी मैं देख रहा हूँ कि इस राज्य में, और जो एक तकिया कलाम सा बन गया था कि राज्य अलग हुए 25 साल हो गया, 20 साल हो गया, 21 साल हो गया, राज्य में कुछ नहीं हुआ। तो ये नियति ने तय किया था कि जब झारखंड राज्य अलग हो रहा था, उसे 5 साल पहले करीब एक ऊपर परमात्मा ने एक इस धरा में एक बच्चा को भेजा, एक कर्णधार को भेजा, वो जयराम महतो है, जो 25 साल बाद युवावस्था में झारखंड भी आया और जयराम भी युवा हुआ। और आज देखिए कि झारखंड प्रदेश में जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उसको लेकर के मुखरता से कोई इस राज्य में बातों को उठा रहा है तो जयराम महतो है। चाहे विस्थापन हो, चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे और लोगों का जो दर्द है, उस दर्द को कोई समझ रहा है और स्पष्ट रूप से बातों को रख रहा है विधानसभा में भी और पूरे राज्य में और पूरा देश देख रहा है तो जयराम महतो जी। इसलिए मेरा इच्छा है कि मेरा जो भी त्याग समर्पण लोगों के प्रति रहा राजनीति में, वो त्याग समर्पण को और मैं ताकत के साथ यहाँ लगा और जयराम महतो को मजबूत करूँ। उनका जो संकल्प है उसको पूरा करने में थोड़ा सा मैं सहयोगी बनूँ, इसलिए मैं आज जेल कैंप ज्वाइन करने जा रहा हूँ 24 अगस्त को। 24 अगस्त आप ज्वाइन करना जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, आसू का एक आप केंद्रीय महासचिव थे, उतने बड़े पद में रह के आप सुदेश महतो की विचारधारा और जयराम की विचारधारा अलग लग रहा है क्या? देखिए, ऐसा है ना कि आसू पार्टी में मैं जब था तो हम लोग ये चुनावी राजनीति केवल नहीं चाहिए हमको। झारखंड और झारखंडियत के विषयों को केवल माइक से बोलना और धरातल पर आप कुछ नहीं करेंगे तो कब तक लोग इंतजार करेंगे? तो इंतजार का समय खत्म हो गया। झारखंड चाहता है बदलाव, झारखंड चाहता है परिवर्तन, झारखंड चाहता है कि यहाँ विस्थापन की जो लड़ाई है, जो लोगों का दर्द है, उसको दूर करे। अभी आप देख लीजिए, छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। कोयलांचल तो पूरा विस्थापित है। कोयलांचल का बात करें, कोल्हान प्रमंडल का बात करें, चाहे संथाल का बात करें, इवन कि आपका पलामू में भी विस्थापन है। तो ये विस्थापन की समस्या केवल बोलने से, प्रमुखता से तो सभी दल उठाते हैं, लेकिन उठाते इसलिए कि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। उसका स्थायी समाधान कैसे हो, वो समाधान नहीं हो पा रहा था। तो अब जब आसू पार्टी केवल चुनावी राजनीति में अपने आप को सिंक्रोनाइज कर दी, अपने आप को ढाल दी, तो केवल चुनावी राजनीति से इस राज्य का भला नहीं हो सकता। और अगर आप राज्य में परिवर्तन चाहते हैं, इस राज्य का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो आपको पोस्ट पोल और प्री पोल अलायंस में डिफ्रेंशिएट करना होगा कि पहले हम लोग चुनाव लड़े, उसके बाद किसी से अलायंस अगर जरूरत पड़े झारखंड हित में तो करें। लेकिन ये पहले फ्री पोल अलायंस इस राज्य में आसू पार्टी को खत्म कर दिया। और आसू पार्टी के जितने भी लोग जन सेवा के लिए निकले थे, राजनीति कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो खत्म हो गए। आज पलामू प्रमंडल में कोई नाम लेने वाला नहीं, संथाल कोल्हान में कोई नाम। आप केवल उत्तरी छोटा नागपुर के भरोसे संगठन चलाएंगे तो नहीं चलेगा। आपका समानांतर विचारधारा नहीं है, आपकी व्यापक राजनीति खत्म हो गई है। जबकि सुदेश महतो एक डैशिंग लीडर थे, लेकिन वो समय के साथ वो खत्म हो गए, माने वो बात नहीं रही। और समय बदलता है राजनीति में, सबका दौर आता है। ये दौर आया है 25 साल बाद कि एक नौजवान ऊपर वाले ने इस धरा पर दिया है जिसके साथ मैं चलूँगा और इस राज्य का भला हो, नौजवानों का भला हो, हर घर सुखी रहे, ये हमारी कामना है।
धीरे धीरे आप लोग सब छोड़ दीजिए तो सुदेश महतो अकेला हो जाएगा? नहीं, देखिए संगठन मेरे छोड़ने से या किसी व्यक्ति के छोड़ने से संगठन कभी ख़त्म नहीं होता है। मेरी शुभकामना है, आजसू पार्टी में रहा हूँ, राजनीति सीखा हूँ, मेरी शुभकामना है कि सुदेश जी भी इस राज्य के लिए कुछ करें। सबका कामना होता है, दल अलग हो सकता है, विचारधारा अलग हो सकता है, अलग अलग नेता हो सकते हैं, लेकिन सबका मेन मकसद है कि इस राज्य और राज्य की जनता का भला हो, तो वो करे, उसकी शुभकामना हम देता हूँ। लेकिन अब इस राज्य में जयराम के अलावा और कोई नहीं। जयराम महतो जैसा लीडर हमको लगता है कि पूरे झारखंड अलग होने के बाद 25 साल के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कमिटेड, ऐसा माने डेडिकेटेड और कन्विक्शन के साथ अपनी बातों को ताकत के साथ रखने वाला और लड़ाई लड़ने वाला जयराम जेएलकेम और जेएलकेम के सभी पदाधिकारी आज मेहनत कर रहे हैं। लोग आप देखिए ना, बहुत सारा प्लांट में अगर एक्सीडेंट हो गया, कहीं हो गया, तो मुआवजा के नाम पर पहले क्या होता था? केवल पर नीपा पोती होता था, 10,000, 20,000, 50,000। आज जयराम जी का ताकत और शख्सियत है कि कोई कंपनी में किसी का किसी तरह से दुर्घटना हो गया तो उस पूरे परिवार को, उस डिपेंडेंट परिवार को 20 लाख 25 लाख मुआवजा मिलता है। ये राजनीति में बदलाव है और बदलाव का दौर इस राज्य में आ रहा है जयराम जी के माध्यम से, और उनके साथ मैं रहूँगा तो मैं अपने आप को भी बहुत मैंने सौभाग्यशाली समझूंगा कि ऐसा नौजवान जिसको विधाता ने इस धरा पर भेजा है झारखंड को रचने गढ़ने के लिए, उनके साथ मैं आ रहा हूँ। 29 में कैसे देख रहे हैं जयराम महतो को? 2029 विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा में भी बवाल होगा, लोकसभा में भी बवाल होगा। और जेएलकेम पार्टी जयराम जी के नेतृत्व में हमको लगता है कि लोकसभा में भी सारे राजनीतिक दल का नींद उड़ने वाला है। एक नैरेटिव लोग सेट करके रखता है कि लोकसभा में दिल्ली में सरकार वहाँ बनाना है। अरे भैया, सरकार किसी का बनाएगा? लोकसभा में यहाँ जो लोकसभा में जीत के जा रहे हैं वो लोग कर क्या रहे हैं? वो लोग एक गलत नैरेटिव की ओर लोग को एक गलत परसेप्शन बनाए हैं कि लोकसभा चुनाव जीत के जाते हैं तो दिल्ली की सरकार केवल बनानी है, सांसद घूमता कहीं नहीं है, जबकि सांसद को पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोगों के सुख दुख में घूमना चाहिए। अरे सुख में नहीं आया तो दुख का साथी तो बनिए। तो जयराम जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव कोल्हान पलामू से लेकर के उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर तक आप देखिएगा कि डंका बजेगा जेएलकेम का, जयराम महतो जी का। सीएम बनेंगे 100%, कोई डाउट नहीं है। देखिए जो राजनीति अभी है, पिछले 2024 चुनाव में जो हुआ और अभी वर्तमान में जो स्थिति इस राज्य की है, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी पंथ, सभी समूह, सभी वर्ग के लोग के मुंह में एक ही को बात है, इस राज्य का कर्णधार कोई हो सकता है तो जयराम महतो। जब इतना व्यापक प्रभाव और असर दिख रहा है हर गांव में, हर टोला में, हर मोहल्ला में, हर कस्बा में, जयराम जी का चर्चा होने मात्र से ही लोगों का टीआरपी बढ़ जाता है। जयराम जी का कदम किसी विधानसभा में पड़ने से वहाँ की राजनीति बदल जाती है। तो जयराम जी इस राज्य का भविष्य है, इस राज्य का नेतृत्व करेंगे और आने वाले दिन का इस राज्य का सीएम है जयराम महतो। लेकिन जयराम महतो का आंसू वाला तो क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता है। अब देखिए, राजनीति है तो कोई फूल माला आपको पहनाएगा नहीं। अगर कोई आपका क्रिटिसाइज कर रहा है तो समझिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपका कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो आप उतना मजबूत नहीं हैं, आपके साथ जन समर्थन नहीं है। इतना व्यापक जन समर्थन किसी नेता के साथ हो, उसका क्रिटिसिज्म तो होना ही है। और क्रिटिसाइज वही लोग करते हैं जो कमज़ोर पड़ जाते हैं, और जो मजबूत होते हैं उसी के खिलाफ साजिश लोग रचता है। अगर लोग साजिश रचना शुरू कर दिया तो समझिए कि आपका डायरेक्शन सही है, आप सही डायरेक्शन में इस राज्य की राजनीति को ले जा रहे हैं। विजय जी, आपका एक सवाल लेते हैं, आपने जेएलकेम का आने का मन कब बनाए थे? देखिए, जब लगने लगा, देखिए आपको मैं बता दूं, थोड़ा मेरा पर्सनल विधानसभा की बात मैं करूं। बड़कागांव विधानसभा मेरा विधानसभा है। मैं प्रखंड सचिव, विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, केंद्रीय सचिव, केंद्रीय महासचिव, प्रवक्ता बनना, उस दौरान उस 22 साल 23 साल के ड्यूरेशन में रोशन लाल चौधरी जी, हमारे बड़े भाई जो वर्तमान में माननीय विधायक बड़कागांव हैं, उनको हम लोगों ने चित्तरपुर से रिक्वेस्ट करके लाया कि हम लोग उतने ताकतवर नहीं हैं, चुनाव हम लोग फेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव जीतेंगे नहीं तो लोगों की भला हम नहीं कर सकते हैं, विधानसभा मंदिर में हम आवाज़ नहीं उठा सकते। तो आप चलिए, उनको लाए, 4 बार चुनाव लड़े, चौथा बार में वो विजय हासिल किए। लेकिन चौथा बार में जैसे वो विजय हासिल किए, लगता समझ में ही नहीं आया कि उनमें इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे आ गया। मैंने कार्यकर्ता को भूल जाना, जनता से दूर, कुछ खास चुनिंदे लोगों के बीच में, जबकि विजय साहू उनका मुख्य लीडर, जो विजय साहू उनको लेके गया। और हमारे घर के बगल में छाई डैम, वहाँ एनटीपीसी में एस डैम बन रहा है, उसकी लड़ाई हम लोग 40 सालों से लड़ रहे थे। लेकिन विधायक जी को ठीक है वहाँ एस डैम बनता, लेकिन जो हमारा डिमांड था 40 साल से मुआवजा मिलने का, वो मुआवजा का बात भी नहीं हुआ और छाई डैम का काम शुरू हो गया, जबकि बिना विधायक का हम लोग 40 साल रोक के रखे। और मेरा गांव से आजसू पार्टी का शुरुआत हुआ बड़कागांव विधानसभा में, मेरा गांव से रोशन लाल चौधरी जी राजनीति शुरू किए और मेरा गाँव का जमीन ही बिक गया। जब माटी ही बिक गया तो पार्टी का क्या करते हैं, तो सब दुख हुआ। बाकी शुभकामनाएं है रोशन जी को कि आप काम करिए बड़कागांव विधानसभा में, जिस सोच के साथ मैंने पूरी अपनी जवानी दे दी, आपके पीछे पीछे घूमा कि विधानसभा का भला हो, तो अभी भी समय है कि थोड़ा सा लोगों का भला करिए। और ये सब बहुत सारा मल्टीपल कारण है कि मैंने देखा कि यहाँ रहने से लोगों का हम भला नहीं कर पाएंगे और मुखरता से बातों को रख नहीं पाएंगे। अब लड़ाई लड़ना है, संघर्ष करना है, लोगों के लिए खड़ा रहना है, इसलिए मैं ये डिसीजन। मतलब समझे नहीं, आप वहाँ रहते तो बात कैसे नहीं रख पाते?
वहाँ रहने के बाद बात रखेंगे कहाँ, जब नियत नीति सब बदल जाए, जिस सोच के अब हम कुछ सोच रहे हैं राम, आप सोच रहे हैं रहीम, हम रहीम सोच रहे हैं, आप राम सोच रहे हैं, जब विचार मिलना बंद हो जाएगा, जब विचारों का जो आदान प्रदान जो होता है उसमें भिन्नता आ जाएगी, तो फिर वहाँ रह के फिर आपको दुख के सिवा और कुछ नहीं होगा, आप जो चाहते हो वो कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं वहाँ से इस्तीफा। अच्छा, रोशन लाल चौधरी को बड़कागांव लाने आप लाए, तो आप क्यों लाए? आप चुनाव तो खुद लड़ सकते थे। कभी भी विजय साहू कभी भी चुनाव लड़ने के लिए ललायत नहीं रहा। विजय साहू सिर्फ और सिर्फ राजनीति में इसलिए आया था कि वहाँ के नौजवान, वहाँ के किसान, मजदूर, विस्थापित, उनका भला हो सके, या कोई दुख के घड़ी में कोई नेता खड़ा हो सके। मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी रिम्स ही आता है और कोई आदमी अगर नेता है तो रिम्स में उसको दिक्कत हो रहा है, तो विजय साहू सरीके एक नेता रहेगा कि उसको मदद कर सके। छोटी छोटी समस्याएं हैं, BDO, CO, दरोगा, ये सब से कौन बात करेगा? तो वो कारण था। विस्थापन एक बड़ी समस्या थी जिसको हम लोग रोक के 40 साल से रखा था। आज देखिए विधायक बनने के बाद बन गया। तो इसीलिए मैंने चुनावी राजनीति के लिए मैं कभी वो सोचा ही नहीं। रोशन जी को जिताना था, मैंने लक्ष्य था हमारा कि उनके जीतने के बाद क्षेत्र का भला होगा। वो लक्ष्य पूरा नहीं होता हुआ दिखा तो हम छोड़ दिए। क्या लगता है आंसू में क्या परिवाद बात है? देखिए इसमें, अब देखिए जिस दल में मैं रहा हूँ सबका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन स्पष्ट रूप से बोलूँगा कि कोई भी राजनीतिक दल हो, परिवारवाद से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। एक नौजवान देखिए, गरीब किसान जिनके फादर नहीं रहे जयराम जी के, आंदोलन के दौरान उनकी मौत हो गई, और आज भी उनकी परिस्थिति देखिए कैसा है। तो वैसे नौजवान तभी आ पाएंगे जब परिवारवाद से राजनीति को छुटकारा मिले। केवल परिवारवाद में अब कितना दिन तक, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन लोग भी तो लोकतंत्र में समझते हैं ना कि लोकतंत्र चलता है लोगों से। हम वोट करते हैं, अपना पूरा शक्ति संग्रहित करके किसी विधायक को या MP को निहित करते हैं कि मेरा समस्या का समाधान के लिए आपको भेज रहे हैं। लेकिन एक ही परिवार के लोग इस लोकतंत्र में, ये राजतंत्र तो नहीं है, कोई भगवान तो नहीं कि आपका हम पूजा करते रहें। बदलाव होना चाहिए, नए लोग, गरीब लोग भी राजनीति में आ सके, लोगों का सेवा कर सके। उनकी प्रतिभा को, अगर परिवारवाद होगा तो जो जिनका प्रतिभावान लोग हैं वो पीछे चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो परिवारवाद किसी भी दल के लिए अच्छा नहीं है, और जहाँ है परिवारवाद वो दिख रहा है, कहने का जरूरत नहीं। आंसू में है कि नहीं? वही तो बोले ना, दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना। अब हम आप रोशन लाल चौधरी बार बार हार जाते हैं, फिर उसी को टिकट मिलता है। तो यहाँ तो केवल देखिए, यही तो सबसे बड़ा समस्या है ना कि केवल आप मांडू का बात करें, बड़कागांव का बात करें, रामगढ़ का बात करें, कोयलांचल के ये सारे हॉट सीट हैं, और यहाँ पर अगर एक ही व्यक्ति बार बार रिपीट हो रहा है तो लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में नहीं थी, ये तो स्पष्ट है। एक आदमी को बार बार क्यों, आप कैंडिडेट क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? किसी को भी दे देते। एक आम कार्यकर्ता जो पंचायत स्तर का है, JLK में तो आम कार्यकर्ता चुनाव लड़े हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, और 2029 में देखिएगा कैसा रिजल्ट होगा यहाँ पर। तो एक ही व्यक्ति को बार बार देने के पीछे मकसद सिर्फ है कि केवल एक जगह से अपने परिवार के लोगों को केवल विधायक सांसद बनाना है। अब देख लीजिए ना, रामगढ़ का उदाहरण दे लीजिए। रामगढ़ से चंद्र प्रकाश चौधरी जी 3 बार जीते, लास्ट में उनको लोकसभा चुनाव गिरिडीह से लड़ाया गया, वो जीते भी। फिर विधानसभा चुनाव में आदरणीय सुनीता चौधरी जी लड़ी, चुनाव हार गई, उपचुनाव में जीत गई, फिर हार गई। बड़कागांव से रोशन जी लड़े, उसके बाद तिवारी जी भी बहुत खासम खास उन्हीं के हैं तो बार बार टिकट मिल रहा था। लंबोदर जी उनके PA थे तो उनको टिकट। बाकी रेस्ट राजनीति का क्या होगा? बाकी लोग जो सेवा देना चाहते थे इस लोकतंत्र में, MLA MP बन के सदन का हिस्सा बनना चाहते थे, आवाज़ बुलंद करना चाहते थे, वो कहाँ हैं? तो ऐसे राजनीति नहीं चलेगा। और दुनिया देख ली है इनको कि इस तरह की राजनीति, अब इस परिपाटी से लोग बाहर आ गए हैं। एक नौजवान आके राजनीति बदल दिया, जयराम महतो जी बदल दिए हैं। अब एक आम गांव का लड़का भी उठ के विधानसभा में गरज सकता है, ये करके दिखाने वाला कोई है तो हमारे जयराम महतो जी हैं। अच्छा, आपके उस दिन 24 तारीख आप लोग सभा करने जा रहे हैं, उस दिन आप JLK का दामन थामने जा रहे हैं, उस दिन कितने की संख्या में लोग आएंगे? देखिए 24 तारीख की पूरी तैयारी है पूरे बड़कागांव विधानसभा से, और हमको लगता है कि और अगल बगल के लोग भी उत्साहित है कि विजय दा जा रहे हैं तो हम लोग भी चलो। और जयराम जी का क्रेज भी अपना है, तो हजारों की संख्या में, अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं, बढ़ सकता, माने हजारों की संख्या में मैदान में कचकच भीड़, पूरा जबरदस्त तरीके से जयराम जी को सुनने देखने के लिए हर झारखंडी और जो भी लोग हैं। जयराम जी का अब कोई बंधन नहीं है। जयराम जी हैदराबाद में भी जाके गरजते हैं, तो हैदराबाद में जो वो होते हैं ना, वहाँ के जो एक्टर्स होते हैं, उतना क्रेज नहीं जितना जयराम जी का क्रेज वहाँ जाके। मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ, विश्वास नहीं करिएगा। और यहाँ छत्तीसगढ़ से मेरे को फ़ोन आता है कि भैया जयराम जी से बात करना, इधर भी उनको लाना है। दिल्ली में गया था अभी, तो दिल्ली में लोग बोले कि आप झारखंड से हैं तो जयराम जी से कैसे बात होगा, हम लोग को दिल्ली लाना है, जो प्रवासी मजदूर हैं। तो प्रवासी मजदूर का दर्द को कोई समझ रहा है तो जयराम महतो समझ रहा है ना। सारा खनिज संपदा, धन संपदा झारखंड में, और यहाँ के लोग दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में जाके इतना कष्ट में जीवन बिता रहे हैं। क्यों बिता रहे हैं? मजबूरी है कि यहाँ का राजनीतिक इच्छा शक्ति इतना कमज़ोर थी कि 25 साल में भी पलायन को रोक लोग नहीं पाया। केवल राज्य में राजनीति को व्यापारीकरण किया। हम जीतेंगे चुनाव, पैसा कमाएंगे और लोगों को बरगला के संगठन चलाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। गरीब किसान का बेटा भी यहाँ पर विधायक बन सकता है, मंत्री बन सकता है, सेवा दे सकता है, वो दिख रहा है जयराम जी में। यानी 24 तारीख को आंसू का एक बड़ा झटका लगेगा।
अब वो नहीं, देखिए मेरा हम आंसू को झटका, आप तो शामिल हो ही रहे हैं, साथ में कार्यकर्ता को भी ले जा रहे हैं। बहुत लोग शामिल होगा, झटका का बात नहीं, संगठन है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कल कांग्रेस की सरकार थी इस केंद्र में, आज भाजपा की सरकार है। कल बीजेपी की सरकार यहाँ थी, आज हेमंत दा की सरकार है। कल सत्ता परिवर्तन फिर होगा और हमको पूरा उम्मीद है कि हम लोग जो तरीके से जनता के बीच में जाने का काम जयराम दा कर रहे हैं, तो जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम होगा, इतना ही कहूँगा। लास्ट में झारखंड के जनताओं को क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, झारखंड की जनता से मेरी यही आग्रह है कि राजनीतिक छलावे में नहीं आए। चुनाव के समय जो छल से लोग वोट ले लेते हैं वो मत करिए। एक बार परिवर्तन करिए, दिल से सोचिए कि यहाँ की समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है। इस राज्य में बहुत बुरा स्थिति और विकट दौर से ये राज्य गुजर रहा है। इस राज्य को अगर उस विकट दौर से कोई निकाल सकती है तो यहाँ की देवतुल्य जनता निकाल सकती है। तो जनता को एक बार सोचना होगा, सभी जाति संप्रदाय वर्ग से ऊपर उठ करके, और एक नेता खड़ा हुआ है, नियति ने भेजा है, विधाता ने भेजा है, उस नेता को मजबूत करिए और सही व्यक्ति का चुनाव करिए। तब झारखंड में आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, विस्थापन की समस्या का समाधान होगा, स्थानीय नीति नियोजन नीति बनेगी और झारखंड से पलायन रुकेगा। यही मेरी आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव जुड़े हुए थे। ये आसू पार्टी के एक कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन आसू को दमन छोड़ रहे हैं और जेल कैंप में जा रहे हैं। और 24 तारीख को देखने लायक बात होगी कि वहाँ कितने लोग दादा के साथ जेल कैंप ज्वाइन करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए। जोहार, नमस्कार। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है, दादा जेल कैंप में शामिल हो रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और पूरे हर झारखंडी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए और सबको सुनना चाहिए। लोग आज विभिन्न दलों के पार्टी छोड़कर जेल कैंप क्यों दामन थाम रहे हैं, आपने सारा वीडियो में आपको इसमें मिलेगा। आप लोग ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।